Assalamualaikum dear students, welcome back to science lecture number 8. We have finished our first number lesson, that is human organ system. Today we will do its exercise part number A, B and C, which is present on page number 13 and 14 of your textbook. Okay, we have done its first part in previous lecture. Today we will do its question number B, part number B and C, which is present on page number 13 and 14 of your textbook. इसका पहला फर्स्ट पार्ट जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था. इस लेक्चर में हम जो है शॉर्ट क्वेश्चन साथ साथ में लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. Okay, coming towards it. Question number B, short question. We have a first short question. Describe the role of diaphragm in inhalation and exhalation. डायफ्रेम का जो किरदार है इनहेलेशन एक्सहेलेशन में वो बयान करे. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है. डायफ्रेम इज अ मस्कुलर मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी. डायफ्रेम हमारे पास जो है एक मसल से बना हुआ एक मेम्ब्रेन पर्दा है जो अलग करता है सीने की खाली जगह को एब्डोमिनल पेट की रीजन या बेली रीजन से. हमारी जो नीचे पेट का रीजन है इसको हम एब्डोमिनल कैविटी या रीजन कहते हैं. इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, और ये हमारे पास जो है ब्रीथिंग में हेल्प करता है. कौन हेल्प करता है? डायफ्रेम की बात हो रही है. ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्रेम कम्स फ्लीट एंड मूव डाउनवर्ड. इनहेलेशन के दौरान डायफ्रेम जो है वो फ्लीट हवा हो जाता है और नीचे की तरफ जो है वो मूवमेंट करता है. वाइल ड्यूरिंग एक्सीलेशन इट कम्स एंड टू रेस्टिंग पोजीशन, और एक्सीलेशन के दौरान जो है ये रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाता है. तो ये हमारे पास इनहेलेशन एक्सीलेशन में डायफ्रेम का रोल है कि उसके साथ क्या होता है. तो इनहेलेशन में ये फ्लैट हो जाता है और नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, और एक्सीलेशन में एक्सपैंड हो जाता है या रेस्टिंग पोजीशन पे हमारे पास आ जाता है. What is the function of villi? How does their shape help in performing this function? यहाँ पर ई शेप में टी नहीं है, इसको मिस प्रिंटिंग में थोड़ा बहुत जो है, तो सॉरी अगर मिस्टेक हुआ है तो आप इसको करेक्ट अपनी बुक से सही क्वेश्चन साथ में यहाँ पर जो करेक्शन हुई है उसको सही लिख के. ओके, सो यहाँ पर आप लोगों ने ये शेप में टी नहीं है, आप अगर मिले तो ये काट लेना इससे. इस तरह यहाँ पर आंसर में स्लो की जगह शो लिखा है, तो शो डाउन नहीं है, विली स्लो डाउन है. विली स्लो डाउन द फ्लो फूड थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड एंड टू ब्लड थ्रू कैपिलरीज. हमारे पास विली का भी फंक्शन क्या है? तो ये खुराक की जो फ्लो है, बहाव है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको ये स्लो कर देता है. क्यों? क्योंकि ये आराम से आसानी के साथ जज्ब हो सके, एब्जॉर्ब हो सके जो हलशुदा खुराक है. तो ये खून में कैपिलरीज रगों के जरिए से हमारे खून में जज्ब हो सके. ये कैपिलरीज कहाँ पर मौजूद है? विलाई के स्मॉल इंटेस्टाइन्स के विलाई के जो दीवारें हैं या विलाई के जो अंदर हमारे पास छोटी छोटी रगें मौजूद होती है. इस तरह शेप का ये होता है और इस तरह छोटी छोटी रगें जो है वो गई हुई थी, ये कैपिलरीज होती है और इसमें हमारे पास ब्लड जो है वो शामिल होता है. What are the causes of diarrhea and constipation? पेचिश और कब्ज़ जो है इसकी काजेज़ वजूहात क्या है? तो इट इज़ caused by eating food infected by bacteria, viruses और other parasites और by drinking contaminated water. ये हमारे पास जो है इसकी वजूहात क्या है कि ये खुराक इन्फेक्टेड जो इन्फेक्टेड खुराक होती है हमारे पास, जिसकी वजह से ये खुराक क्यों जो है गंदी हो जाती है, या तो बैक्टीरिया की वजह से, वायरसेस की वजह से, या ऐसे पैरासाइट्स हमारे पास जो कीड़े वगैरह चिंजी जिसे कहते हैं पैरासाइट्स, तो उनकी वजह से ये खुराक जो है गंदी हो जाती है इनकी शमूलियत की वजह से. या ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, या कंटेमिनेटेड मीन गंदी जो पानी, गंदा पानी जो होता है उसके पीने से हमारे पास डायरिया जो पेट की बीमारियां है, जो रनी पेट होता है, तो ये हमारे पास उसकी वजह से ये होता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉन्स्टिपेशन. तो कॉन्स्टिपेशन किस तरह होता है? इट इज़ किसकी वजह से होता है? तो इट इज़ ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड. जब लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड चला जाता है तो उनमें जितना भी पानी होता है वो मज़ीद
जो है हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, तो बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट प्रोडक्ट सख्त हो जाता है। ये या फिर डिसऑर्डर्स की वजह से या जो बदहज़मी वगैरह है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम से, उसकी वजह से, या रेजिस्टिंग बॉवल मूवमेंट। रेजिस्टिंग मीन जोर लगाना के जो बॉवल मूवमेंट है हमारी वेस्ट प्रोडक्ट जो स्टूल हमारे पास उसमें हम मतलब ज़ोर से उसको रिलीज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये हमारे पास इंटेस्टाइन्स में वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उसमें ज़ख़म हो जाता है और वो उससे खून पे निकल आने लगता है, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है। फिर है चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स एंड डाइट। खुराक और हमारे खाने की आदतों में जो चेंजेस तब्दीलियाँ हम लाती है। तब्दीलियों का मतलब है कि हम ऐसी सॉलिड्स खुराक बार बार जो खाते हैं जिसमें पानी की अमाउंट जो है वो कम होती है, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन जो है वो कब्ज़ जो है वो हो जाता है। Okay, next we have a person is suffering from liver disorder. Which component of his food will not be properly digested? अगर एक शख्स को जो है लीवर डिसऑर्डर है, ख़राबी है उसकी लिवर में, जिगर में, तो कौन खुराक का कौन सा हिस्सा, कंपोनेंट मीन कौन सा हिस्सा खुराक का जो है उसका अच्छी तरह से हल नहीं होगा। तो if a person is suffering from liver disorder then fat of his food will not be properly digested. अगर एक बंदे को लिवर डिसऑर्डर है तो खुराक का जो फेट वाला हिस्सा है, फेट मतलब जिसमें ऑयली चीज़ें और चर्बी वगैरह ये आती है, तो वो हिस्सा जो है खुराक का वो प्रॉपरली अच्छी तरह से हल नहीं होगा, क्योंकि लिवर का काम ही है फैट को डाइजेस्ट करना, हल करना, उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। तो ये भी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया हुआ था। तो इस वजह से अगर लिवर ख़राब है, उसमें कोई डिसऑर्डर है, ख़राबी है, तो खुराक का जो फेट वाला ऑयली चीज़ें है वो फिर अच्छी तरह से हल नहीं होगी। ओके, कमिंग टू आवर लॉन्ग क्वेश्चंस, वी हैव फर्स्ट लॉन्ग, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, लेबल द डायग्राम। तो आप लोगों ने ये डायग्राम नोटबुक में ड्रॉ करना है, उसको लेबल करना है, जो आपके पेज नंबर रिस्पिरेटरी सिस्टम के टॉपिक के साथ ये डायग्राम दिया गया है, तो वहाँ से इसको लेबल करें और साथ में ये नोटबुक में आप लोगों ने ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 5। Okay, long question we have. First long question, how does the digestive system works? Describe the role of each organ. Okay, digestive system है क्या? It is a process in which food is broken down into small, simpler form for absorption in the blood. हमारे पास digestive system वो प्रोसेस है जिसमें खुराक की तोड़-फोड़ होती है सिंपल सादा किस्म में या फॉर्म में, ताकि ये हमारे ब्लड में जज्ब हो सके। एब्जॉर्ब मीन जज्ब होना, तो ताकि ये हमारे खून में जज्ब हो सके, तो ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। वर्किंग, अब ये किस तरह काम करता है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्जेस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब, यहाँ पर दा जो है ये नहीं है, ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक लंबी ट्यूब पे मुश्तमिल है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और साथ साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे भी डाइजेस्टिव सिस्टम मुश्तमिल है। अब वो ग्लैंड्स कौन कौन सी है, कहाँ से ये रिलीज होता है, लिवर और पेनक्रियास पे मुश्तमिल है। कौन? डाइजेस्टिव ग्लैंड। फूड पासिंग थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स ऑन एनस। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो जो हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, माउथ से, और एनस पे, लार्ज इंटेस्टाइन की लास्ट पार्ट एनस पे ख़त्म होता है, तो यहाँ से ये खुराक पास होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है। The food is digested when it passes through the canal. ये खुराक जो है बिल्कुल हल हो जाती है जब ये इस लंबी कैनाल से पास हो जाती है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट है कि हर एक ऑर्गन का ख़ास जो रोल है वो लिख के। तो फॉलोइंग ऑर्गन्स हैव द स्पेसिफिक रोल इन डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट वी हैव माउथ। माउथ इज आल्सो कॉल्ड ओरल और बकल कैविटी। माउथ को हम ओरल बकल कैविटी भी कहते हैं। द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस बाय टीथ। फूड जो है वो टीथ के ज़रिए से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है। फिर सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ में मौजूद है वो सलाइवा रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, खारिज करता है, और हमारे खुराक को और ज़्यादा स्लिपरी और नरम बना देता है। फिर हमारे पास है ईसोफेगस। तो ये एक लॉन्ग नैरो लंबा सा खाली होलोमीन खाली मसल से बना हुआ एक ट्यूब है जो हमारे खुराक को लेके स्टमक में जाता है।
ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टमक। तो स्टमक आर सेक लाइक, सेक मीन बेग लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारे पास स्टमक, और ये मसल से थिक मस्कुलर वॉल्स जो है इसकी होती है, जो बना है मसल से। द वॉल्स ऑफ द स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस विच हेल्प in the chemical breakdown of protein and also kills unwanted bacteria। हमारे पास स्टमक की वॉल से जो है वो गैस्ट्रिक मैदे को कहते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होती है जो कीमियाई ब्रेकडाउन, केमिकल ब्रेकडाउन करता है किस चीज़ की, प्रोटीन्स की। हमारे खुराक में जो प्रोटीन का जितना का अगर हिस्सा है, प्रोटीन्स हम ले रहे हैं, मीट ग्रुप जिस तरह मैंने आप लोगों से कहा था कि उसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी डाइजेशन या तोड़ फोड़ जो है वो स्टमक में होती है, और साथ साथ में जो बैक्टीरिया या जरासीम वगैरह होती है तो उनकी किलिंग भी जो है वो हमारे पास स्टमक में होती है। नेक्स्ट भी है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये भी हमारे पास लॉन्ग नैरो और कॉइल ट्विस्टेड को कहते हैं, गुंजी जिस तरह एक कॉइल ट्यूब है। डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाज एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पेनक्रियाज और लिवर से जूसेस रिलीज हो जाते हैं और यहाँ पर इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर एंजाइम भी मिक्स हो जाती है। काइम खुराक, इसका स्पेलिंग भी हमारे पास जो है वो आप लोग अगर नोट्स में गलत दिया गया है तो आप करेक्ट लिख के CHYME काइम है, मिस प्रिंटिंग हुआ है। तो इंजाइम भी इस काइम फूड के साथ मिक्स हो जाता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको हम काइम कहते हैं, और यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। फिर विलाई प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड टू ब्लड। फिर विलाई की जो वॉल्स है उसमें हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उसमें हमारे पास खुराक की जो है वो एब्जॉर्प्शन जज्ब हो जाती है हमारी खून में। Okay, next we have large intestine. So it is the last part of digestive system. ये हमारे पास last part है digestive system. Water and minerals are absorbed in this part. हमारे पास water और minerals इस part में absorb हो जाते हैं, और जो undigested जो गैर शुद्धा जो हल नहीं होता है वो खुराक हमारे पास रेक्टम में कुछ टाइम स्टोर हो जाता है। इसकी रिलीज सिक्रीट मीन रिलीज खारिज होने से पहले जो है यहाँ पर रेक्टम में स्टोर हो जाता है, फिर एनस से निकल जाता है। Okay, coming to question number 2 of long question, explain the process of respiration, the main organs involved and their function। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास है कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करें, साथ साथ में जो मेन ऑर्गन इसमें शामिल है, इन्वॉल्व है, और साथ साथ में उसका मतलब ऑर्गन्स का फंक्शन जो है, हर एक ऑर्गन का फंक्शन जो है वो एक्सप्लेन करें। फर्स्ट वी हैव रिस्पायरेटरी सिस्टम डेफिनेशन, अ बायोकेमिकल प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज और अदर फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। वो बायोकेमिकल प्रोसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जिसमें मतलब एनर्जी की प्रोडक्शन जिसमें होती है ग्लूकोज से, शुगर से, या हमारे पास खुराक के जब बाहर दूसरी जो खुराक की चीज़ें हैं उससे, मतलब खुराक के साथ जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी एनर्जी से उसकी एनर्जी की प्रोडक्शन हो जाती है, तो ये हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है। दिस प्रोसेस इंक्लूड 2 स्टेप्स। ये प्रोसेस हमारे पास 2 स्टेप्स में होता है। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग, दूसरा है हमारे पास है इंटरनल रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन ब्रीथिंग में हमारे पास ये तमाम ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व हैं, और फिर हमारे पास इंटरनल रिस्पायरेशन है। पहले आते हैं एक्सटर्नल, बाहर का जो रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग जिसे कहते हैं, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल मीन बाहर जो फिजिक से निकला है, बॉडी से जो हम दिखाई देता है। वेयर गैसेज आर एक्सचेंज, मतलब कौन सी ये गैसेस दिखाई नहीं देती, बल्कि जो ऑर्गन के जिस ऑर्गन के जरिए से ब्रीथिंग होती है तो वो फिजिकल है, हमारी बॉडी में का एक ऑर्गन है जो नोज से स्टार्ट होता है। तो इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस वेयर गैसेज आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग। तो ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जहाँ पर गैसेस की तब्दीली होती है बॉडी और इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। ऑक्सीजन जो है उनको लिया जाता है, मतलब हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं, रिलीज करते हैं। के फॉलोइंग आर द मेजर ऑर्गन्स एंड ब्रीथिंग सिस्टम में जो नीचे दिए गए तमाम जो है वो ब्रीथिंग सिस्टम में
में इन्वॉल्व है। फर्स्ट है नोज, द एयर एंटर थ्रू नोज वेयर इट बिकम मॉइस्ट एंड वार्म। नोज के जरिए से एयर एंटर हो जाता है जहाँ पर ये मॉइस्ट नमदार और गर्म वार्म हो जाता है। फिर है लैरिक्स, लैरिक्स और साउंड बॉक्स इज लोकेटेड इन द नेक। ये नेक रीजन में लैरिक्स मौजूद है, जिसे हम साउंड बॉक्स भी यहाँ पर नेक रीजन में हमारे गले में मौजूद है। एयर फ्रॉम नोज एंटर्स एंड टू द लैरिक्स, यहाँ से एयर जो है नोज से एंटर होकर लैरिक्स में जाता है। इट कंटेन्स साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन वोकल कार्ड, और इसमें एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है जिसे हम वोकल कार्ड कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रेकिया। तो ट्रेकिया इट इज मेड ऑफ कार्टिलेजिनियस रिंग्स। कार्टिलेज करच को कहते हैं, उससे बना हुआ एक रिंग है। ये हमारे पास ट्यूब्स है। इट हेल्प्स, ये इसको विंड पाइप भी कहते हैं ट्रेकिया को। इट हेल्प्स ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, और ये इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में जो है ये हेल्प करता है ट्रेकिया। नेक्स्ट वी है ब्रोंकाई। तो ट्रेकिया से जो दो पाइप्स गई हुई है फिर एक लंग और दूसरे लंग पे, तो उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एयर। तो ये हमारे पास गैसेस की जो तब्दीली होती है उस ब्लड और एयर के दरमियान, तो उसमें तब्दीली जो है ये हमारे पास इसी ब्रोंकाई की वजह से या इसी के ज़रिए से होता है। मतलब एक गैस जो है एंटर होता है गैसेस, और एयर से जो ऑक्सीजन आता है तो वो एंटर इसी ब्रोंकाई के ज़रिए से लंग्स में जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में बन जाता है तो वो भी इसी ब्रोंकाई के जरिए से ट्रेकिया से फिर इससे पासों की नोज से रिलीज हो जाता है। लंग्स हमारा लास्ट पार्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम का। सो दीज आर होलो स्पॉन्जी ऑर्गन है हमारे पास। होलो मीन खाली स्पॉन्ज की तरह ऑर्गन है, लोकेटेड इन द जो चेस्ट कैविटी, सीने के खाली जैसी कैविटी में मौजूद है सुराख में। लंग्स कॉन्सिस्ट ऑफ एल्वियोलाई, लंग में पे जो है वो एल्वियोलाई पे मुश्तमिल है। वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर, जहाँ पर गैसेस की तब्दीली जो है वो होती है। एल्वियोलाई क्या है? बबल लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज मौजूद है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, और जो ब्लड में वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो इसी एल्वियोलाई से लंग्स से फिर ब्रोंकाई से फिर ट्रेकिया और फिर लैरिक्स पासों की नोज से ये रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव इंटरनल रिस्पायरेशन, और सेलुलर सेल के अंदर होता है, तो इस वजह से इसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ये भी हमारे पास केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। जो खुराकी कीमियाई तौर पर जो तोड़फोड़ हो जाती है जिससे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, तवानाई, तो उसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस है विच ऑकर्स एट बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी की टेम्परेचर के मुताबिक पे ये होता है इंटरनल रिस्पायरेशन। द ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू ब्लड, डिफ्यूज मीन मिक्स हो जाना, तो ये ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिक्स हो जाता है। दस ब्लड टेक द फूड एंड ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, और इसी तरह जो है हमारी ब्लड में खुराक और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड ले लेता है और उसी से ही एनर्जी बनाता है। फूड ऑक्सीजन के साथ जब मिल जाता है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर हमारे पास जो वेस्ट हमारे पास स्वेट की फॉर्म में जो स्किन से निकल आता है वो भी वाटर कह सकते हो। तो ये हमारे पास प्लस एनर्जी जो है ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का मेन रिएक्शन है। अगर इसको हम केमिस्ट्री की जो है वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो फूड प्लस O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर एंड एनर्जी, तो ये हमारे पास जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम का मेन रिएक्शन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल एनी टू डिजीजेज रिलेटेड टू रिस्पिरेटरी सिस्टम, डिटेल से जो है बयान करें दो कोई भी रिस्पिरेटरी सिस्टम की जो बीमारियां है, डिजीजेज है। तो फर्स्ट हमारे पास है ट्यूबरक्लोसिस। इट इज़ एन इन्फेक्शन काज बाय बैक्टीरिया, ये एक इन्फेक्शन बीमारी है जो हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से जो है वो लाहक होती है। लंग्स आर इन्फेक्टेड बाय दिस, अब इसमें कौन सी ऑर्गन इन्फेक्ट होती है, मुतासिर होती है, तो वो है लंग्स। फिर है स्प्रेड, ये किस तरह फैलता है? इट कैन इजीली स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर थ्रू एयर, और ये आसानी के साथ जो है जो इस बंदे को ये हुआ है तो उससे जो है एयर के जरिए से दूसरे बंदे को हो सकता है। ये वेट जो है ये हमारे पास सिम्टम का है, यहाँ से ये काट ले, अगर हमारे पास में स्प्रिंटिंग हुई है तो ये फिर हमारे पास सिम्टम में वेट लॉस है। तो फर्स्ट सिम्टम हमारे पास क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, वेट लॉस, वजन का कम होना, बहुत ज़्यादा हाई फीवर, बुखार और थकावट, टायर्डनेस, ये कुछ सिम्टम्स हैं टीबी के। फिर ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, इलाज है। तो
ट्रीटमेंट ऑफ टीबी इज पॉसिबल बाय कंप्लीटिंग अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का कंप्लीट कोर्स है, उसी से ही टीबी ठीक हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया भी हमारे पास लंग इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया, फंजाई या वायरसेस किसी की वजह, इन तीनों में किसी की वजह, एक की वजह से ये होता है। ओके, ये भी हमारे पास लंग्स, तो थ्रू एयर जो है ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, फेफड़ों को। स्प्रेड ये किस तरह जो है फैलता है? पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड और फ्लू में इजीली गेट निमोनिया। जिस बंदे को खांसी वगैरह या कफ या फ्लू जुकाम हुआ है तो वो हम आसानी के साथ उसको ये निमोनिया हो सकता है। अब इसकी सिम्टम्स क्या है, किस तरह हम उसको पहचानें? द जनरल सिम्टम्स ऑफ निमोनिया आर कफ विद म्यूकस। म्यूकस बलगम को कहते हैं। तो खांसी के साथ जो बलगम होता है, बलगम विद कफ जो है, खांसी के में जो बलगम होता है वो मेन सिम्टम है जिसे हम इस बीमारी को पहचानेंगे। हाई फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार, सीवियर चेस्ट पेन, सीने पे बहुत ज़्यादा दर्द और फास्ट ब्रीथिंग, बहुत ज़्यादा तेज़ सांस जो है वो इस बीमारी के अलामात है। सिम्टम्स मीन अलामात। फिर प्रिवेंशन क्या है? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग स्मोकिंग, वॉशिंग हैंड्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट एंड थ्रू वैक्सीनेशन। अब इसकी रोकथाम, प्रिवेंशन मीन रोकथाम कैसे हो सकता है? तो स्मोकिंग जो है उसको नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। टॉयलेट के बाद जो है वो अगर वॉश हैंड्स को हम वॉश करें, धोए, तो इससे बचा जा सकता है। साथ साथ में वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीन इसके लगाई जाए तो भी इस बीमारी से, डिजीज से जो है वो हम बच सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। होप यू अंडरस्टैंड। इन सब क्वेश्चंस को आप लोगों ने जो है नोटबुक में लिखना है और जहाँ पर भी डायग्राम ज़रूरी है तो हर एक सिस्टम के साथ आप लोगों ने ड्रॉ करना है। जिस तरह हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस में यहाँ पर एक तो रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक दफ़ा अगर ये ड्रॉ किया तो दोबारा ड्रॉ करने के साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम के साथ दोबारा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, बाकी किसी के साथ जो है अगर डायग्राम ज़रूरी है या पे आपके पास दिया गया है तो वो आप लोग जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ज़रूरी है और रिस्पायरेशन के साथ ज़रूरी है तो वो डायग्राम आप लोग ऑलरेडी यहाँ पर इसके साथ ड्रॉ करें तो ज़रूरत नहीं है दोबारा ड्रॉ करने की। उम्मीद है आप लोगों को आज की लेक्चर की समझ आई होगी ना। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और काइंडली प्लीज़ इन सब सारे क्वेश्चंस को नोटबुक में लिख के, ये हम फिर जो है स्कूल जैसे ही ओपन होगा हम चेक करेंगे। और ये नोट्स जो है आप लोग ऑफिस से जो है ये इसी प्रिंट फॉर्म में ले सकते हैं। क्लास 7 की जो एक्सरसाइज नंबर 1 की जो नोट्स है ये आपको ऑफिस से अवेलेबल हो जाएंगे।